सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच 7वीं बार बातचीत पूरी हो गई, लेकिन संवाद से समाधान निकालने की इस कोशिश में कुछ लोग अड़चन पैदा करने में लगे हैं। पंजाब में मोबाइल टावर बंद करने का सिलसिला जारी है। आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर एजेंडाधारियों ने स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाया है। जानकारों का मानना है कि आंदोलन में अराजकता के बहाने आत्मनिर्भर भारत के इरादों को चोट पहुंचाने की ये कोशिश चीन के इशारे पर हो रही है। रणनीतिक और आर्थिक रूप से भारत के हाथों पटखनी खाने के बाद चीन किसान आंदोलन के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पर वार करना चाहता है। बच्चों की जो स्टडी होती है जी, उसमें 99.9% दिक्कत है जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो एजुकेशन बच्चे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं हो पा रही है, प्रॉपर नेटवर्क का इशू आ रहा है। आंदोलन में उत्पात का सच। अपने ही मोबाइल, चाइनीज मोबाइल को तो कोई तोड़ नहीं रहा। हुड़दंग में चीन की साजिश। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की बातें में लोग अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है। पंजाब में जहां भी या और कहीं कोई इस प्रकार की मंशा पर रखता हो, हमारा अनुरोध है कि राष्ट्रीयता की भावना को लाएं। दुश्मन प्रस्त ताकतें, जिनमें कि वामपंथी और कांग्रेसी शामिल हैं, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। चीन की तरफ से या चीन उनके जरिए अपना उल्लू साध रहा है। दुश्मन चीन का एजेंट कौन? संवाद से समाधान निकालने की कोशिशों के बीच पंजाब में उत्पात चरम पर है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर हुड़दंगी मोबाइल टावर को निशाना बना रहे हैं। आंदोलन को अराजकता की ओर ले जा रहे कुछ लोग स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। कुछ लोगों को भ्रमजाल में फंसाकर देश विरोधी ताकतें आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार होने से रोकना चाहती हैं। मेक इन इंडिया की कामयाबी से चिढ़ी बैठी विदेशी ताकतों के इशारे पर कुछ लोग आंदोलन की आड़ में हिंसा कर भारत के उद्योग जगत को चोट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल ये कि आंदोलन की आड़ में हुड़दंग करने वाले कौन हैं? हुड़दंगियों की आर्थिक मदद कौन कर रहा है? भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर किसकी बुरी नजर है? भारत से सीमा विवाद पर किसको झटका लगा है? आंदोलन से हो रहे नुकसान से किसको फायदा होगा? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते ही एक नाम सामने आता है, और वो नाम है चीन का। वही चीन जिसकी व्यापार नीति, जिसके विस्तारवाद, जिसकी आक्रामक रणनीति और जिसकी महत्वाकांक्षाओं को मोदी सरकार ने कुचल दिया है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की हिंसक झड़पों के बाद भारत सरकार ने चीन और चीनी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। चीन की कंपनियों को सबसे ज़्यादा संचार और मोबाइल के क्षेत्र में ही प्रतिबंध झेलने पड़े हैं। ऐसे में अगर भारत के भीतरी आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन का फायदा चीन को होता है, तो इससे भारत की सारी मशक्कत कुंद हो जाएगी। मोदी सरकार ने चीन के सुपर पावर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया है। उद्योग जगत में उसकी हैसियत को चुनौती दी है। तो शायद यही वजह है कि जानकार पंजाब में स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों पर हो रहे हमलों में चीन का हाथ होने की आशंका जता रहे हैं। देश के दुश्मन जो हैं, आज टेलीकॉम टावर को हम तोड़ते हैं। कुछ कंपनियां जो भारतीय या नॉन चाइनीज गुड्स यूज करती हैं, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लेके आए जिसके अंदर उन्होंने अलाउ किया, इंश्योर किया
कि जो देश के दुश्मन कंट्री हैं उन लोगों का इक्विपमेंट इंडिया में नहीं लगेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली जो इक्विपमेंट इंडिया में अब लग रहा है या लगा हुआ था वो उसमें बहुत कुछ चाइनीज़ था। और अगर ये तोड़ाफोड़ी होगी तो कौन सा सामान आएगा? वही आएगा जो अभी तक आ रहा था, क्योंकि इमीडिएटली तो वही मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो देश की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। केंद्र सरकार ने ये वीडियो जारी कर भ्रमजाल में फंसे किसानों और पंजाब के उन लोगों को सावधान करने की कोशिश की है जो विदेशी ताकतों या कहें चीन के बहकावे में आकर स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। 50 सेकंड के इस वीडियो से सरकार चीन की साजिशों का पर्दाफाश करना चाहती है, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो अपने नफे नुकसान की परवाह किए बगैर उन औद्योगिक घरानों की मुखालफत कर रहे हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया के नारे को बुलंद करने का काम किया। लिहाजा ऐसे लोगों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि एसोचैम के मुताबिक सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजाना करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अकेले पंजाब में टोल टैक्स की वसूली में रोजाना 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर बंद किए जाने की वजह से पंजाब में संचार, शिक्षा और उद्योग जगत को जोरदार झटका लगा है। ये एक बड़ी साजिश है जिसमें हिंदुस्तान जो 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आया 6 महीने में और अगले 3-4 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने वाला है, उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे और काफी एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है हमारे हिंदुस्तान में, उनसे हाथ जोड़कर ये काम कर रहे हैं। अब बात ऐसी कि यहाँ पर काफी किसान है जो बड़े जायज किसान है, जायज उनकी मांगे है, उसका हल निकल सकता है, खुद प्रधानमंत्री उसका हल निकालने वाले हैं, लेकिन उनके आड़ जिस प्रकार से ये असामाजिक तत्व है अपना काम कर रहे हैं उसको हम कंडेम करना चाहिए। हिंदुस्तान के बढ़ते कद, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम और आक्रामक रणनीति से चीन पूरी तरह डरा हुआ है। जानकारों का मानना है कि चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो किसान आंदोलन में हिंसा के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की फिराक में। चीन भारत को 60 और 70 के दशक की ओर धकेलना चाहता है। चीन भारत की आत्मनिर्भरता को बर्बाद करना चाहता है और यही वजह है कि पंजाब में कुछ लोग स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाकर चीन के एजेंडे को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और निवेश की संभावनाओं को धक्का लगेगा, बल्कि उद्योगों के लगातार विरोध से पंजाब से उद्योगों के पलायन का खतरा भी बढ़ जाएगा। उसी पंजाब की अर्थनीति बिगड़ जाएगी जिसकी जीडीपी लगातार गोते लगा रही है। साल 2005-06 में पंजाब की आर्थिक विकास दर 5.9% थी, जबकि इस दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर 0.9% थी। 2006-07 में पंजाब की आर्थिक विकास दर 10.1% हो गई, जबकि बिहार की इससे कहीं ज्यादा 17.7% रही। 2010-11 में पंजाब की आर्थिक विकास दर 7% रही। तो हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान बिहार की आर्थिक विकास दर 14.7% दर्ज की गई। यही नहीं, 2011-12 में तो अंतर और बढ़ गया, जिसमें पंजाब का ग्रोथ रेट 5.7% रहा, जबकि बिहार का 13.1%। मतलब साफ है, कृषि पर निर्भर पंजाब आर्थिक विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। लेकिन इस हकीकत को ठेंगा दिखाते हुए कुछ लोग चीन की साजिश को जमीन देने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने ही लोगों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं, उन स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनसे पंजाब में किसान, छात्र, व्यवसायी सबका हित जुड़ा है। जो लोग बैंक में जा रहे हैं, बैंकों में बैंकिंग का काम नहीं हो रहा, और जो गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, कोई काम करवाना, कोई सेक्रेटरी में जा रहा है, कोई दफ्तरों में जा रहे हैं, सब जगह कंप्यूटर से संबंधित काम है और सब बंद हो जाते हैं नेटवर्क के जरिए, जिस करके लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये हो रहा है जी, ये अपना काम टावरों का, तब से दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत आ रही है बच्चों की जो स्टडी होती है जी, उसमें 99.9% दिक्कत है जी। क्यों? बच्चे की जो स्टडी है वो सब के सब रुक चुकी है जी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के मुताबिक पंजाब में 3.9 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों के इशारे पर
हुड़दंग करने वाले कुछ चुनिंदा लोगों को शायद इनकी कोई फिक्र नहीं, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी, जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनका व्यापार, जिनका उद्योग, सब कुछ इस हुड़दंग से प्रभावित हो रहा है। यही नहीं, उन किसानों पर भी सवाल उठ रहे हैं जो शांति पूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से बातचीत के जरिए कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये किसान आंदोलन में मोबाइल टावर कहां से आ गया? ये मोबाइल टावर तोड़ना, ये अपने ही देश के लोगों का नुकसान करना, अपने ही मोबाइल, चाइनीज़ मोबाइल को तो कोई तोड़ नहीं रहा। चाइना हमारे यहाँ ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, उसका तो मोबाइल ऐसे ही लोग खरीद ले रहे हैं, और अपने ही मोबाइल टावर को तोड़ देना, उससे जो लोग इमरजेंसी वाले हैं, जिनके यहाँ फ़ोन है, जिनके बच्चों के फ़ोन आते हैं, फ़ोन बंद हो जाना, ये किस तरह की हरकत है? साल भर से जब से यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे आराम के साथ अपने घर बैठे बैठे क्लास कर रहे हैं। आप अगर एक टावर डैमेज कर रहे हैं, इसका मतलब आसपास के कम से कम 20 गांव के बच्चों का आपने नेटवर्क ख़राब कर दिया। वो क्लास नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाएंगे। अब मजबूरी में या तो कोई दूसरा वो नेटवर्क लें, अपना मोबाइल दोबारा कहीं स्विच ओवर करें। मुझे लगता है ये बहुत गलत है, और ये गतिविधियाँ तो वैसी हो गई जैसे कि कहते नहीं, ये जो दुश्मन देश, कहीं हमको तो ऐसे लगता है कहीं दुश्मन देश इसमें शामिल है। कौन डरा रहा है पंजाब को? आज पंजाब का माल बाहर नहीं जा रहा, बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। आज पंजाब के व्यापारी को डराया जा रहा है, कॉर्पोरेट बाहर निकाल दो, कॉर्पोरेट घराने बाहर निकाल दो। किसको निकालना चाहते हैं? बीजेपी ही नहीं, उद्योग जगत से जुड़े लोग, वकील, नौकरी पेशा, सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोबाइल टावर को तोड़ने से किसका फायदा होगा? वो कौन लोग हैं जो अपनी पहचान छिपाकर विदेशी ताकतों के हाथ मजबूत कर रहे हैं और स्वदेशी अपनाओं की सोच को आघात पहुंचा रहे हैं? हुड़दंग को जरिया बनाकर स्वदेशी टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के बीच केंद्र सरकार संवाद से कृषि सुधार कानून पर मचे बवाल का समाधान तलाशने की कोशिश करती नजर आई। किसानों के साथ सरकार की 7वीं बार बातचीत में कई मुद्दों पर सरकार किसानों की मांग से सहमत नजर आए और सरकार ने किसानों की लगभग 50% मांगे मान ली हैं। अब इंतजार 4 जनवरी का है, जब सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन 7वें दौर की बातचीत से ये उम्मीद है कि नए साल में किसान आंदोलन का अंत हो ही जाएगा। एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा। किसान आंदोलन के 35वें दिन किसान नेता और सरकार एक बार फिर संवाद से समाधान निकालने की कोशिश करते नजर आए। सरकार की कोशिश थी कि कृषि सुधार कानूनों पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ा जा सके, जबकि किसान अपनी मांगों के साथ संवाद के लिए राजी हुए थे। हालांकि बातचीत का प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया था, जिसे किसानों ने स्वीकार किया था। तो सरकार से बातचीत के लिए 40 अलग अलग किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन पहुंचे थे। आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच घंटों बातचीत जारी रही। सरकार ने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन खत्म कर दें। सरकार ने एक बार फिर एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही, साथ ही साथ एपीएमसी पर भी आश्वासन दिया। सरकार ने एक बार फिर समिति बनाने की पेशकश की। बैठक में सरकार ने किसान नेताओं को कृषि सुधार कानूनों की पूरी जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार पराली वाले मसले पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई। किसानों का जुर्माना कम या खत्म करने को सरकार तैयार दिखी। यही नहीं, बिजली सुधार के प्रस्तावित विधेयक के मसले पर भी किसानों की चिंताओं को दूर करने का सरकार ने आश्वासन दिया। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे, उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी। ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा
तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। हालांकि 7वीं बार किसान और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत के दौरान कुछ ऐसा नजारा भी दिखा जो इससे पहले नहीं देखा गया था। किसानों के लिए लंगर से खाना आया तो प्लेट उठाकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी कतार में लग गए। किसान नेताओं और मंत्रियों का लंच एक साथ हुआ। खाना आ रहा है, बाकायदा किसानों ने कहा है कि 3:30 बजे तक जो है उनके लिए लंगर आ जाए। अब मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे इस गाड़ी में क्या क्या रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि रोटियां हैं, यहाँ पे दाल है और लगातार जो है यहाँ पे खाना खिलाए जाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि रोटियां यहाँ पे मौजूद है। गुरुद्वारा रकाबगंज से ये सारी चीज़ें आई हैं और ये जितनी भी बार बैठकें हुई हैं, जितनी बार लगातार बैठकें चल रही हैं, उस दौरान जो है, क्योंकि पहली बार ही जो है किसानों ने मना कर दिया था कि वो सरकार का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। किसान 7वीं बार सरकार से बातचीत के लिए आए जरूर, लेकिन इस बार उन्होंने अपना एजेंडा पहले से तैयार कर लिया था। किसान 7 मांगों के साथ संवाद करने पहुंचे थे। तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, कई फसलों पर गारंटी मिलना, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेना, सरकार के बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेना, किसान नेताओं के केस खत्म हो, खेती के लिए डीजल 50% सस्ता मिले। उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशूज हैं, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे। जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। हालांकि बातचीत से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों पर नाराजगी जताई और साथ ही साथ विपक्ष को आईना दिखाते हुए उसके फैलाए भ्रमजाल पर प्रहार भी किया। सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों ये बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। किसान नेताओं के साथ बैठक के बीच ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट किया, किसानों के संग मोदी सरकार हरदम,
दरअसल केंद्र सरकार किसानों को मनाने और कृषि सुधार कानूनों पर भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश में पिछले 3 महीनों से जुटी है। किसानों के साथ इससे पहले 6 बार बातचीत भी कर चुकी है। 14 अक्टूबर को कृषि सचिव के साथ किसानों की बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। दूसरी बैठक 13 नवंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच 7 घंटे की बातचीत हुई। तीसरी बैठक 1 दिसंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच ये बैठक 3 घंटे तक चली। चौथी बैठक 3 दिसंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच ये बैठक 7 घंटे तक चली। पांचवी बैठक 5 दिसंबर को हुई। सरकार और किसानों के बीच ये बैठक 4 घंटे तक चली। और छठी बैठक 8 दिसंबर को अमित शाह और किसानों के बीच हुई। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। केंद्र सरकार किसानों के साथ हुई 7वें दौर की बातचीत के बाद उम्मीदों से भरी नजर आई। सरकार को उम्मीद है कि 4 जनवरी 2021 को होने वाली अगली बैठक में इस मामले का हल निकल आएगा। किसान आंदोलन खत्म कर अपने खेत खलिहान लौट